बारे में कि ये कंपनी के अफसरों का नवाब बनना, कंपनी का फेल प्रशासन और टीपू सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो गया था और उन्होंने बंगाल में किस तरह से व्यापार करना शुरू किया था और उसके बाद में उन्होंने व्यापार से ही उनके युद्ध की नीति अपनाने लगी और प्लासी का युद्ध का रूप ले लिया गया। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के अफसरों का नवाब बनना, कि किस तरह से जो कंपनी के अफसर थे वो धीरे धीरे नवाब बनने लग गए थे। नवाब बनने का मतलब तो यही था कि कंपनी के पास सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लग गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी और 1743 में जब इंग्लैंड में मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 से 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उनकी संपत्ति का स्पष्ट लग रहा था कि इसके पास इतनी संपदा कैसी है, तो कंपनी के सभी अफसर जो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, वो बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत को निवाला बन गए थे। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा जिनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से ही आए थे। उनको सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी को बसर करें। जो जीते थे धन दौलत लेकर वापस लौट गए और वहां उन्होंने आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब अंग्रेजी संस्करण बन गया और अक्सर अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात उनको और उपाधि मिलती चली गई। अब अगला था कंपनी का फैलता शासन, कि कंपनी किस तरह से अपने शासन को फैला रही थी। कि हम 1757 से 1857 के बीच इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों पर अपने कब्जे का महत्वपूर्ण सामने आती थी। किसी अनजान इलाके में कंपनी के सीधे सैनिक हमला नहीं कर पाए। उन्हें किसी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर अपना दखल देने लगे और किस हद तक किसको बिठाया जाए ये भी उनको बताया जाने लगा। कई बार कंपनी ने सियासतों पर सहायक संधि भी थोपी। जो बंदोबस्त मान लेती थी वो उनकी स्वतंत्र सेवाएं रखने का अधिकार नहीं होता था और जो उनकी बातों को नहीं मानते उनको बर्खास्त कर दिया जाता था। सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जी गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। अब अगला आता है टीपू सुल्तान, जिसको शेर है मैसूर भी कहा जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण की बात समझी जा सकती है कि हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्ची और इलायची का निर्यात रोक दिया।
टीपू ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना बहुत जरूरी है। तो फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कौन से? 1767 में, 69 में, 80 से 84 में, 1790 से 92 में और 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। अब इसके साथ ही मैसूर पर असाय संधि भी तोड़ दी गई, क्योंकि उसके खत्म होने के बाद उन्होंने सभी मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। आज मैंने ये पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अगली क्लास में मैं आपको मराठों की लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति और नए शासन की व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। आप सबको समझ में आ गया